उसके बाद हम ये देखते हैं कि पिछले दिनों जो खबरें आ रही थी उसमें ये आ रहा था कि यूक्रेन कहता था कि मैंने नेटो के साथ दोस्ती करनी है और नेटो के अंदर शामिल हो जाना है। रशिया कहता था कि मैंने तुम्हें होने नहीं देना। तो ये कौन थे दोनों? तो नेटो जो था वो ये हुआ कि जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो अमेरिका और उसके बहुत सारे दोस्त मुल्कों ने मिलकर एक तंजीम बनाई और कहा कि हम लोग जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं, और अगर हम में से किसी एक पे हमला हुआ तो हम सब पे हमला कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। नेटो का जो आर्टिकल 5 है वो ये चीज बताता है कि the parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them। यानी नेटो के तहत जब 9/11 के अंदर उसामा बिन लादेन ने ट्विन टावर्स गिराए तो सारे मुल्कों ने मिलकर अफगानिस्तान पे हमला किया। ठीक है, तो आर्टिकल 5 के तहत किया था। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो नेटो है वो आर्टिकल 5 के साथ चलती है। अब नेटो का हिस्सा जो था वो यूक्रेन नहीं था, लेकिन यूक्रेन चाहता था कि वो नेटो का हिस्सा बन जाए। हमें ये देखना होगा कि ये वार्सा पैक्ट क्या होता है और क्या था। उसके लिए ये हुआ कि जब यूएस ने नेटो बनाई तो रशिया ने वार्सा पैक्ट किया कुछ मुल्कों के साथ और कहा कि हम भी अपनी नेटो बनाते हैं, यानी एक तरह से नेटो की तरह की पावर बनाते हैं। तो वार्सा पोलैंड का एक शहर है, पोलैंड रशिया के साथ था तो वो मिल गया रशिया के साथ, और बहुत सारे मुल्कों ने वार्सा पैक्ट के अंदर शिरकत की। ठीक है, वो मिलिट्री और मिलिट्री रिसोर्सेज जो हैं, असला वगैरह और सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर करेंगे और सारे मिलजुल के रहेंगे, और जब कोई हमला करेगा तो सारे मिलकर उस पर हमला करेंगे। ठीक है, नेटो ये कहते थे कि हम जमहूरियत की दफा करेंगे, जहाँ जहाँ जमहूरियत को खतरा होगा वहाँ वहाँ हम आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों पावर जो थी इन्होंने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई थी और साथ साथ थे। तो अब जो रशिया है उसने जो आपका अच्छा, रशिया जो है उसने 1991 के बाद जो है रशिया यानी सोवियत यूनियन जो थी वो जब टूट गई तो तब ये देखा गया कि अब तो यूएसएसआर नहीं रही, वार्सा पैक्ट खत्म हो गया। ठीक है, तो नेटो भी खत्म हो जानी चाहिए, और नेटो ने ये वादा किया, नेटो कंट्रीज ने, कि हम खत्म कर देंगे नेटो को, लेकिन उन्होंने खत्म नहीं की। अब जब नेटो ने खत्म नहीं की तो देखें दो चीजें हैं, फर्ज करें दो लोग लड़ रहे हैं और दोनों आपस में फोर्सेस बना रहे हैं। एक मुल्क कहता है कि मैं हार गया हूँ, बस हो गई मेरी और मैं वार्सा पैक्ट खत्म कर रहा हूँ, और तुम भी दूसरा खत्म कर दो, और वो कहता है कि हाँ मैं कर देता हूँ, और उसके बाद वो नहीं खत्म करता। तो अब ये रह गया कि एक तरफ सारे नेटो कंट्रीज हो गए और दूसरी तरफ रशिया के पास कोई भी वार्सा पैक्ट की तरह की पावर ना रही। अब जब ये हुआ तो रशिया को ऐसा लगा कि मेरे कमर के अंदर जो है वो, मेरे बैग के अंदर खंजर घोंप दिया गया है, ये तो मैं तो मुझसे असला ले लिया और खुद असला छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो रशिया को ये बहुत इशू था, और इसी वजह से 1991 से लेकर अब तक रशिया और यूएस जो है वो आपस में दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि रशिया के सर पे हर वक्त तलवार लटकी रहती है कि ये 28-29 मुल्क मिलकर जो है वो कभी भी मुझ पे हमलावर हो सकते हैं। ठीक है, तो रशिया जो है वो ऐसी कोशिशें करता है कि यूएस के साथ ना चले, उसके साथ एक्ट ना करे, उसके अगेंस्ट चले। ठीक है, तो ये नेटो और वार्सा पैक्ट का इशू था। हुआ ये कि यूक्रेन ने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं भी नेटो का हिस्सा बनूंगा। ठीक है, नेटो का हिस्सा बनने के लिए जब यूक्रेन ने अपने एक्टिविटीज स्टार्ट की, अपनी मिलिट्री बढ़ाना स्टार्ट की, अपना बजट डिफेंस में ज्यादा ऐड करना शुरू किया, तो रशिया के कान खड़े हो गए और रशिया ने जो है वो उसके साथ जो है वो कुट्टी करने का फैसला किया, और कभी क्राइमिया को ले लिया उसने, और कभी जो है वो उसके अंदर डिफरेंट सेपरेटिस्ट एरियाज जो हैं उनको अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये इस तरह से चलती आ रही। अब पिछले दिनों क्या हुआ? पिछले दिनों ये हुआ कि ये डिबेट बहुत ज़्यादा हॉट हो गई कि रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ यूक्रेन जो है वो अमेरिका के साथ नेटो में आना चाहता है। ठीक है, तो वो जब डिबेट हॉट हुई तो रशिया ने वार्निंग दी, उसने कहा कि अगर तुम गए तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो यूक्रेन जो है वो उसने अपनी टाइज जो है वो यूएस के साथ बढ़ानी शुरू कर दी मजीद, और उसने ये भी कोशिश की कि यूरोपियन यूनियन के अंदर उसे इंक्लूड कर दिया जाए। यूरोपियन यूनियन जो है वो यूरोप के काफी सारे मुल्कों की आपस में तंजीम है, आपस में ताउन करते हैं। रशिया उसका हिस्सा नहीं है, यूक्रेन भी उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो रशिया को ये लगा कि ये तो बिल्कुल मेरे बॉर्डर्स के ऊपर अगर एक मुल्क जो है वो नेटो में आ गया तो इसका तो ये मतलब है कि मेरे बॉर्डर हर वक्त खतरे में रहेंगे, जैसा कि हमने ऊपर बॉर्डर्स देखे हैं मुल्कों के। तो रशिया के इर्द गिर्द जो जो मुल्क है, रशिया कोशिश करता है कि उन बॉर्डर्स का दिफा करे। ठीक है, तो इसलिए रशिया ने कोशिश की कि ये जो है यूक्रेन जो है वो नेटो में ना जाए, और उसी से बचाने के लिए रशिया ने नेटो जो यूक्रेन है उसके ऊपर वॉर का ऐलान कर दिया। उसने कहा कि मैं तो वॉर करूंगा, और वॉर करने के लिए जब उसने हमला किया तो ये पता चला कि यूरोप के अंदर दूसरी जंग अजीम के बाद कोई इतनी बड़ी जंग ही नहीं छिड़ी थी जितनी ये छिड़ गई है। ठीक है, आधे मिलियन लोग, तकरीबन कह लें कि 1,10,00,000 होता है तो 5 लाख लोग जो हैं यूक्रेन के, उन्हें भागना पड़ा अपने घर छोड़कर। ये 24 फरवरी में हुआ, 24 फरवरी 2022 में हुआ। ठीक है, यूक्रेन जो है वो नेटो का पहले से पार्टनर बन गया था, मेंबर नहीं बना था। मेंबर और पार्टनर में कुछ फर्क होता है, मेंबर फुल स्केल पार्टनर होता है, और पार्टनर जो होता है वो कुछ चीज़ों के अंदर एक्ट करता है। ठीक है, और रशिया को जब ये पता चला था तो रशिया ने नवंबर 2021 के अंदर फोर्सेस उसके बॉर्डर पे लाना स्टार्ट कर दी थी। जनवरी 2022 के अंदर जो है वो उसने ये कहा कि नेटो वापस चली जाए और इसको यूक्रेन को अपना पार्टनर ना बनाए। 1997 में उसने पार्टनर बना लिया था।
नेटो ने रिजेक्ट कर दिया, उसने कहा यूक्रेन तो हमारा भाई है, ठीक है। तो नतीजतन जो है वो रशिया ने हमला कर दिया, पूरा वेस्ट जो है वो रशिया के अगेंस्ट हो गया, यूक्रेन से बहुत सारे रेफ्यूजीज जो थे वो यूरोप के अंदर जाने लग गए, और नेटो की जो रिस्पांस फोर्स थी वो एक्टिव हो गई कि अब हमें जो है वो शायद जरूरत पड़े हमले की, लेकिन अभी तक नेटो ने हमला नहीं किया। और रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, तो मे बी कोई ऐसी स्टेज आए कि रशिया जो है वो चाहे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना चाहता है, तो तब सूरत हाल और गंभीर हो जाएगी। और आपको पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो कितने खतरनाक हैं, और वो अगर यूज होना स्टार्ट हो गया तो फिर जो है वो दुनिया नहीं रहेगी खुदा खास्ता। लेकिन एक न्यूक्लियर वेपन पावर जो है उसके साथ जंग करने का मे भी जो है ये भी फर्क हो। अच्छा जी, उसके बाद जो आपका दूसरी चीज अहम हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि पूरी दुनिया ने, वेस्ट जो है, अमेरिका है, यूरोप है, उसका मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा तसल्लुत है। फेसबुक, यूट्यूब और बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स जो हैं वो सारे वेस्ट के हैं। तो उन्होंने रशिया को एज कह सकते हैं कि विलन दिखाना शुरू कर दिया, और यूक्रेन को दिखाना शुरू कर दिया कि उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, ठीक है। तो जो जियो पॉलिटिक्स होती हैं उसके अंदर तो हम ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि इस मुल्क के ऊपर जुल्म हो रहा है, किसके ऊपर नहीं हो रहा, दोनों के अपने अपने मुकासिद होते हैं, दोनों अपनी अपनी चीजें एक्ट करती हैं, लेकिन जो मीडिया है वो टोटली यूक्रेन की साइड ले रहा है, और रशिया मीडिया वॉर के अंदर बहुत पीछे है। तो इसके अंदर जो है वो आपको नजर आया कि जो सिक्योरिटी का आंसर है वो ये है कि यूक्रेन जो बॉर्डर के ऊपर है वो नेटो के अंदर ना जाए। ये एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट है, जब भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सिक्योरिटी का आर्गुमेंट जरूर देंगे कि रशिया अपने बॉर्डर्स के ऊपर नेटो का कंट्रोल हटाना चाहता है, और नेटो को सही नहीं समझता, क्योंकि नेटो ने उसके ये कहा था कि वार्सा पैक्ट खत्म होगा तो नेटो भी खत्म होगी, लेकिन नेटो उसके पास आ रही, ठीक है। तो इसलिए जो है वो एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। और नेटो का जो आर्टिकल 5 है वो भी आपने याद कर लेना है, जब आप मार्केट से लिखेंगे तो एग्जामिनर बड़ा इंप्रेस होगा कि ये तो शायद नेटो का पूरा एक्ट ही पढ़ के आया है, ठीक, लेकिन आप सिर्फ आर्टिकल 5 को ध्यान में रखें। अच्छा, ये व्लादिमीर पुतिन जो रशिया का सदर है उसकी एक न्यूज स्टेटमेंट है, और उसमें उसने कहा है कि अगर आप हमें इंटरफेयर करेंगे तो हम फिर आपको रिटेलिएट करेंगे और आपको तंग करेंगे। आप ये वाली कोट भी यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए। और एक और कोट मैंने ये लिखी है जॉर्ज कैनन की, ये भी एक यूएस के जो है वो अहदेदार थे, और इनका ये कहना है कि नेटो की जो एक्सपेंशन है, यानी नेटो को यूक्रेन तक लेके जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, पहले ही इन्होंने कह दिया था, तो आप इसको भी प्रेडिक्शन प्लान कर सकते हैं। अच्छा, तो ये एक बड़ा पार्ट था सिक्योरिटी का, जो रशिया जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दे रहा, अपने बॉर्डर्स के ऊपर बड़ी ताकतों को नहीं आने दे रहा, ठीक है। इस चीज को आपने जहन में रखना है, और जब भी रशिया से रिलेटेड कोई भी चीज पूछी जाएगी तो सबसे पहले आपके जहन में सिक्योरिटी आना चाहिए, और उसकी सारी स्टोरी आनी चाहिए कि किस तरीके से ये स्टोरी चल रही है, ठीक हो गया। दूसरा जो पार्ट है किसी भी मुल्क के अंदर जो उस मुल्क के फैसले करने में हेल्प करता है वो होता है इकोनॉमी, ठीक है। अब इकोनॉमी की भी एक बहुत बड़ी जो है वो मजेदार स्टोरी है। उसके लिए हम जो है वो एक मैप देखते हैं जो मैंने पहले ही शेयर किया था, ये मैप देखते हैं। इसमें ये देखिए कि ये जो ब्लू लाइन जा रही है और ये डॉटेड पर्पल लाइन जा रही है, ये गैस पाइपलाइन है जो रशिया से चलती है और जर्मनी तक पहुंचती है। अच्छा, इसमें अगर आप नीचे यूक्रेन देखें तो यूक्रेन से ये लाइन नहीं गुजर रही, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन है ये ऑलरेडी है, और जो डॉटेड लाइन है ये आहिस्ता आहिस्ता बना रहा है रशिया, ताकि जर्मनी को गैस की सप्लाई कर सके। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि जब ये पाइपलाइन एक ही बनी है और दूसरी नहीं बन रही, तो बाकी गैस कहाँ से जाती है? तो बाकी जो गैस जाती है जनाब यूक्रेन से, बाकी गैस जाती है बेलारस से। अब यूक्रेन की तरफ से गैस फिलहाल जो रशिया लेके जा रहा था वो जरा आसान था एक्सपोर्ट करना जर्मनी को एज कम्पेयर टू बेलारस, ठीक है। तो यूक्रेन ने जो है वो उसके ऊपर पैसे ज्यादा चार्ज करने शुरू कर दिए। तो यूक्रेन हर साल जो है वो 1.2 बिलियन डॉलर जो है वो कमा लेता है सिर्फ गैस गुजार कर, ठीक है। इधर से लेके उधर तक जाती है रशिया से जर्मनी की तरफ, यूक्रेन पैसे ले लेता है और गैस जो है वो गुजार देता है। अब हुआ क्या, रशिया ने ये ऐलान किया कि भाई मैं तो एक नई पाइपलाइन बिछा रहा हूँ, उसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2। नॉर्ड स्ट्रीम 1 पहले से है लेकिन उसकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 बिछाने से मैं यूक्रेन को पैसे नहीं दूंगा, मेरी अपनी गैस पाइपलाइन से चीजें आगे जाएंगी। अब अगर यूक्रेन की तरफ से गैस नहीं गुजरेगी और रशिया के पास ऑल्टरनेट रूट होगा, तो यूक्रेन के एक तो पैसे आना बंद हो जाएंगे, और दूसरा यूक्रेन की दोस्ती जिन लड़कों के साथ है वो वाले लड़कों की पावर नहीं रहेगी, और यूक्रेन की दोस्ती है अमेरिका के साथ, ठीक है। तो अगर वो गैस पाइपलाइन बन जाती है तो यूक्रेन जो है वो नकारा हो जाएगा अमेरिका के लिए, ठीक है। इसलिए अमेरिका की पूरी कोशिश है कि यूक्रेन जो है वो एक पावरफुल एक्टर रहे और ये गैस पाइपलाइन ना बने। ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन है ये इसके अगेंस्ट है यूएस भी और बहुत सारे यूरोप के ममालिक भी। अब नॉर्ड स्ट्रीम 2 से जो है वो तकरीबन 15% यूरोपियन यूनियन की गैस जो है वो जाया करेगी, जो कि अच्छा खासा चंक है। तो इस गैस पाइपलाइन की वजह से जो है इशूज जो है वो रशिया के लिए आसान हो सकते हैं और यूएस के लिए या यूक्रेन के लिए मुश्किल हो सकते हैं। रशिया से यूरोपियन यूनियन पहले ही 40% गैस लेती है, सिर्फ जर्मनी का मुल्क जो है वो अपना 55% गैस जो है वो रशिया से लेता है, ठीक है। और यूक्रेन जो है जैसे मैंने पहले बताया कि 1.2 बिलियन डॉलर जो है ट्रांजिट फीस के अंदर लेता है, ठीक है। तो यूएस को इशू है कि ये पाइपलाइन अगर बन गई तो फिर मसले होंगे।
ठीक है। यूक्रेन को भी ये है कि हमारी अच्छी खासी इकोनॉमी जो है वो तबाह होगी इससे, तो सिर्फ गैस पाइपलाइन से उनको ये पैसे नहीं मिलते, बल्कि उनकी एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होती है, जिसकी वजह से रशिया दूसरे एग्रीमेंट्स भी मान लेता होगा यूक्रेन के, ठीक है, तो वो भी चले जाएंगे। तो जब ये पाइपलाइन बिछ रही थी तो यूक्रेन ने कहा कि मैं नेटो के साथ जा रहा हूँ, ताकि रशिया को ये हो कि ये तो खतरनाक ज्यादा हो जाएगा, बेहतर है कि गैस पाइपलाइन ही छोड़ दी जाए। तो रशिया ने बजाय इसके कि गैस पाइपलाइन छोड़ी, उसने उसके ऊपर हमला कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो हमला हुआ है ये हमें एक तीसरे एस्पेक्ट की तरफ लेके जा रहा है, जिसका नाम है नेशनलिज्म। उससे पहले ये एक चार्ट है, अगर आप देखें कि यूरोप के अंदर टोटल तकरीबन 400 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस जाती है, लेकिन उसका जो 40% है तकरीबन वो जाता है रशिया से। जो ब्लू वाला पार्ट है वो रशिया दिखाता है। अच्छा, नेशनलिज्म में ये है कि रशिया जो है उसके अंदर एक ये नजरिया है कि हम पहले इतने बड़े मुल्क होते थे, हमारे अंदर 17-18 मुल्क थे, और अब हम यूएसएसआर में 1991 में जो हमें शिकस्त हुई है, तो हमारे सारे मुल्क टूट गए हैं और हमें वापस लेने हैं, ठीक है। ये रशिया के अंदर जो है एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि उनका आइडिया है, या उनका जो है वो नोशन है कि उनको किस तरीके से अपने आप को बड़ा करना है, ठीक है। एक वर्ड यूज होता है होली रूस, यानी पाक रूस, रूस पाक, ठीक है। जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं पाक लोगों की जमीन है, तो रूस भी ये कहता है कि हमारा भी बड़ा पाक इलाका है और ये दूसरों के पास है और हमें वापस लेना है, जैसे कि रशिया का इलाका है, ठीक है। तो रशिया सुपर पावर बनना चाहता है, आसपास के इर्द गिर्द के जो बड़े बड़े मुल्क हैं या छोटे छोटे मुल्क हैं उनको खा पी के जो है चाहता है कि बड़ा बन जाए, उसका एरिया और बड़ा हो जाए, उनके रिसोर्सेज उसके पास आ जाए, और वो शो करता है कि ये मदरलैंड का जो है वो लव है, मोहब्बत है मेरी माँ की, जिसकी वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो 22 साल से रशिया के अंदर एक प्रेसिडेंट है, उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। यहाँ एक बड़ी मजेदार बात यह है कि यूक्रेन के सदर का नाम भी व्लादिमीर है, ठीक है, ज़ेलेंस्की कहते हैं, सेकंड नेम उनका वो है, दोनों का नाम व्लादिमीर है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार ये इसका नाम व्लादिमीर ही क्यों है। तो मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि व्लादिमीर का मतलब होता है रूलर ऑफ द वर्ल्ड। अब रशिया का प्रेसिडेंट भी अपने आप को रूलर ऑफ द वर्ल्ड कहता है, यानी व्लादिमीर, और यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो उसके नाम का भी हिस्सा व्लादिमीर है, यानी वो भी रूलर ऑफ द वर्ल्ड है। ये तो क्लैश ऑफ कह लें कि इश्यूज आ गया, लेकिन खैर ये तो मजाई बात है, नाम का हिस्सा है, रशिया में बहुत सारे लोगों का नाम व्लादिमीर होता है, ठीक है। तो ये जो प्यूटिन साहब हैं, इनकी ये पहले केबीजी के अंदर जो है वो होते थे, केजीबी या केबीजी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट, बी और जी मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। ये उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी थी यूएसएसआर की। तो वहाँ उन्होंने जब ये किया ना, टेस्ट वगैरह दिया साइकोलॉजिकल, तो उस एजेंसी ने ये बताया कि आपके जो है प्यूटन साहब, उनके जो मुलाजिम थे, उनके अंदर खतरे की जो सेंस है वो डिमिनिश्ड है, यानी वो फील नहीं कर पाते खतरे को, वो बस एक्ट कर देते हैं और कहते हैं खतरा पता नहीं हो या ना हो, उसको जज नहीं करते कि कितना खतरा है आगे। तो उन्होंने यूक्रेन पे हमला कर दिया, ये नहीं देख रहे कि मे बी अमेरिका भी अटैक कर दे या कुछ और हो जाए, बस वो कर गुजरते हैं। तो प्यूटन साहब जो है वो उन्होंने इस चक्कर में कि हम होली रूस बनाएंगे और हम सुपर पावर बनेंगे, उन्होंने इसलिए भी यूक्रेन के साथ छेड़छाड़ पहले से शुरू की हुई थी, क्राइमिया की सूरत में या और दूसरी सेपरेटिस्ट जो चीजें हैं, एंटिटीज हैं, उनको लेने के लिए। तो उन्होंने जो है वो ये किया कि हमला कर दिया, और किस चक्कर में किया, नेशनलिज्म की वजह से, कि मैं एक बड़ा मुल्क बनूंगा, मैं ये इस मुल्क को बड़ा करूंगा, यूक्रेन को रूसीफाई करूंगा, यूक्रेन के ऊपर जो है वो लैंग्वेज का बैन लगाऊंगा। पास्ट में भी ये होता रहा है। पास्ट में ये होता था कि जो भी जार्स होते थे या बाद में यूएसएसआर के अंदर उनके जो लीडर्स होते थे, वो यूक्रेन के साथ, हालांकि उनका अपना हिस्सा था, लेकिन कोशिश करते थे कि उसके अंदर ज्यादा लोग रशियन लैंग्वेज बोलें, ज्यादा लोग जो है वो उसको जो है वो ये चीज आइडेंटिफाई करें कि वो रशियन है, यूक्रेनियन नहीं है। जैसे बहुत सारे मुल्कों को ये शौक होता है कि दूसरे मुल्कों के लोग जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी तरक कर दें और उनके साथ मिलकर रहें या उनमें जम हो जाएं अपने एरियाज के अंदर। तो रशिया के अंदर भी ये है। इसी चक्कर के अंदर यूएसएसआर के एक लीडर थे स्टालिन, बहुत मशहूर लीडर थे, उन्होंने 1930 के अंदर यूक्रेन के अंदर एक कहत स्टेज किया, यानी उसके अंदर से सारी टेबल्स निकाल लिए ताकि कहत पड़ जाए और लोग जो है वो भूखे मर जाए, ठीक है। तो ये 1930 में भी हुआ था। अब यूक्रेन के अंदर हुआ कि जो उनके प्रेसिडेंट थे, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो क्योंकि प्रो यूएस थे, एंटी रशिया थे, तो उनको भी बहुत ज्यादा वोट मिले। तो इनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके लिए भी जो है वो बहुत ज्यादा कहते हैं, उन्हें सपोर्ट है कि रशिया के अगेंस्ट हमने जंग लड़नी ही लड़नी है, इसलिए भी मजबूत है। फिर कुछ एरियाज हैं रशिया के जो जिनका नाम है लुहांस्क, और लुहांस्क आई थिंक एग्जैक्ट नहीं है, इसमें कुछ इशू है। तो ये दो जो एरियाज हैं ये मैं करेक्ट कर देता हूँ आपको। तो इन दो एरियाज के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो हैं वो आपकी जो है फर्क कर रही हैं। डोनेट्स नाम है उस एरिया का, जो मैं अभी बता रहा था कि दो डिफरेंट एरियाज हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, रशिया जो है उसको हवा दे रहा है, कोशिश कर रहा है कि उसको जो है यूक्रेन से निकाल के रशिया का हिस्सा बना दिया जाए, यूक्रेन को जो है रूसीफाई कर दिया जाए, रूस का हिस्सा बना दिया जाए। तो ये जो है ये एरिया जो है
ये इस तरीके के साथ इंटरनल पॉलिटिक्स या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चल रहा है। यानी इसमें हम तीन चीजें देख सकते हैं, एक सिक्योरिटी है जिसके अंदर नेटो और वार्सा पैक्ट की बात है, दूसरी चीज इकोनॉमी है जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन जो उसकी बात है, और तीसरी चीज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। रशिया के अंदर ये पॉपुलर सेंटिमेंट है कि यूक्रेन को लेना है, और यूक्रेन के अंदर ये है कि हम रशिया के साथ नहीं मिलना चाहते, और इसी लिए जो है वो उन्होंने यूरो मैदान के अंदर भी ये काम किया था कि एहतजाज किया था और अपने ही सदर को बाहर निकाल दिया था। ठीक है, तो ये तीन मेजर जो सेंटिमेंट्स हैं ये चल रहे हैं। ये ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस है जो मैंने शो किया है, और उसके बाद ये चार्ट है जिसमें पता चलता है कि 70% यूक्रेनियंस जो है ये फील करते हैं कि वन पीपल नहीं है, वो दो डिफरेंट, जो दो कौमी नजरिया जिस तरह हमारा है कि इस एरिया के लोग और इंडिया वाले रीजन के लोग दो डिफरेंट कौमें हैं, हिंदू मुसलमान, इस तरीके से यूक्रेन और रशिया भी ये समझते हैं कि वो वन पीपल नहीं है, वो एक अलग अलग कौम है। ठीक है, 70% ऐसे लोग हैं यूक्रेन के अंदर ये बिलीव करते हैं कि रशिया एक अलग मुल्क है और हमने उसके साथ नहीं मिलना। 72% समझते हैं कि रशिया एक बहुत खतरनाक दुश्मन है। 33% कहते हैं कि अगर कभी मौका आया तो हम हथियार उठाकर रशिया के ऊपर जो है वो फायरिंग करेंगे। 21% ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो अगर रशिया उन पर कब्जा कर लेता है तो वो सिविल रेजिस्टेंस करेंगे। 67% लोग हैं वो चाहते हैं कि वो ईयू के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर ज्वाइन करेंगे, और 59% लोग चाहते हैं कि वो नेटो ज्वाइन करेंगे। ये जनवरी के स्टैट्स हैं, इसमें से कोई एक स्टैट आप यूज कर सकते हैं, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, कोई एक स्टैट जो है उसको आप बुनियाद बनाकर अपना आर्गूमेंट जो है बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद रशिया और यूक्रेन की जब जंग हुई तो उसके दरमियान कुछ अलाइड इश्यूज भी थे। उन अलाइड इश्यूज के अंदर एक तो स्विफ्ट था। ठीक है, स्विफ्ट क्या होता है? स्विफ्ट बैंकिंग का एक तरीकाकार है जिसे कहते हैं सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसके तहत एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। एक नेटवर्क है जो मुस्लिम मुल्कों ने मिलकर एक एग्रीमेंट है जो किया हुआ है, स्विफ्ट मुल्कों ने कहा जाता है, सारे मुल्कों ने तकरीबन किया हुआ है। तो रशिया जब यूक्रेन पे हमलावर हुआ तो यूरोपियन यूनियन ने और बाकी दूसरे मुल्कों ने ये कोशिश करके रशिया को स्विफ्ट से निकाल दिया। अब रशिया की जो पेमेंट्स हैं वो नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शन से नहीं होती, और जितने भी लोग रशिया के बाहर कारोबार कर रहे हैं या रशिया के लोग मुल्क से बाहर पैसे भेजना चाहते हैं तो वो सारे पैसे ब्लॉक हो गए हैं। कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है, अच्छा तरीकाकार नहीं है जिससे सारे बैंक जो है वो उसे ट्रांसफर करते हैं। अलबत्ता दो डिफरेंट ऑल्टरनेट सिस्टम्स हैं। एक सिस्टम है क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, ये चाइना का है, और एक रशिया का है SPFS। ये दो सिस्टम जो है ये इन्होंने बनाए हुए हैं, एक चाइना ने और एक रशिया ने, लेकिन सारे बैंक इनको सपोर्ट नहीं करते। मिसाल के तौर पे आप फर्ज करें हबीब बैंक जाते हैं और कहते हैं कि मैंने जो है रशिया पैसे भेजने हैं, तो वो कहेंगे कि हम तो सिर्फ स्विफ्ट सिस्टम यूज करते हैं, हम सिप्स और SPFS नहीं यूज करते। आप फिर दूसरे बैंक जाएंगे, वो कहेंगे कि मैंने स्विफ्ट पैसे भेजने, वो कहेंगे हम तो स्विफ्ट यूज करते हैं, रशिया के अंदर तो स्विफ्ट नहीं है। तो इस तरीके के साथ रशिया को पैसे की लेन देन में मसला आना स्टार्ट हो गया है। लेकिन उसके पैरेलल पे दो सिस्टम, सिप्स सिस्टम और SPFS सिस्टम जो है, ये दोनों सिस्टम उन्होंने खड़े किए हुए हैं। मे बी इसकी वजह से कि स्विफ्ट बैन हुआ है तो वो इस सिस्टम को ज्यादा इंपावर करें और ज्यादा मुल्कों को साथ मिला रहे हैं। तो मे बी इस जंग का एक नतीजा तो ये हो कि स्विफ्ट सिस्टम जो है वो खत्म हो जाए और सिप्स और SPFS की ज्यादा पावर हो जाए। खत्म होने से ये मुराद नहीं कि मुकम्मल खत्म हो जाए, लेकिन उसका कंट्रोल खत्म हो जाए, उसका मुकम्मल दुनिया के ऊपर जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाए। तो ये आपको आइडिया होगा कि कितनी शानदार ये वेस्ट ने और यूरोप ने और बाकी मुल्कों ने एक तंजीम बनाई हुई है जिससे किसी भी मुल्क पे पाबंदी लगाई जा सकती है। इसी तरीके से ताइवान जो है चाइना के साथ एक मुल्क है ताइवान। चाइना ये कहता है कि ये मेरे ही मुल्क का हिस्सा है, जबकि ताइवान कहता है कि हम एक अलग मुल्क हैं। तो अभी तक चाइना ने ताइवान के ऊपर हमला नहीं किया, लेकिन यही रशिया और यूक्रेन वाली सूरत हाल है। तो मे भी कल को चाइना कहे कि मैं भी अब ताइवान पे इसी तरीके से हमला करता हूँ जैसे उसने यूक्रेन पे हमला किया था। तो फ्यूचर में शायद ऐसा भी हो कि ताइवान का इशू खड़ा हो जाए। इसी तरीके के साथ जब हम यूक्रेन के लोगों को सपोर्ट करते हैं कि उनके ऊपर बड़ी ज्यादती हुई है, तो एक और नैरेटिव स्टार्ट हुआ है कि क्या पैलेस्टाइन और कश्मीर के लोग या म्यांमार के लोग और बहुत सारे और एरियाज हैं, उनके लोग भी तो सपोर्ट के काबिल हैं ना। तो फिर ये क्यों नहीं किया जाता कि मीडिया कैंपेन्स उनके लिए नहीं चलाई जाती और यूक्रेन के लिए चलाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है, ये एक पेशरफ्त है, और मे भी बहुत सारे मुल्क जो है ये इसको स्टेप फॉरवर्ड करें और इस इशू की वजह से कश्मीर और पैलेस्टाइन का जो नैरेटिव है वो भी स्ट्रॉन्ग और पता चले कि कौन असल में जुल्म कर रहा है और कौन जो है वो पिस रहा है। ठीक है, फिर मीडिया वॉर हमने देखी कि पूरा मीडिया ही वेस्ट कंट्रोल्ड है और रशिया का नैरेटिव आ ही नहीं रहा। सारी दुनिया के मुल्क जो हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा कि रशिया ने क्यों हमला किया है। ठीक है, और उसके बाद सैंक्शंस हैं, रशिया के ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस लगी हैं। कुछ सैंक्शंस की बात चल रही है, एग्जैक्टली आपको इस सैंक्शंस की लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है। स्विफ्ट कोड वाली सैंक्शन काफी है आपके जहन में, बाकी आप वैसे लिख सकते हैं कि अदर सैंक्शन वगैरह, ताकि जो है वो आपको ज्यादा याद ना करना पड़े और आप ज्यादा फोकस जो है एग्जैक्ट चीज पे करें। फ्यूचर के अंदर क्या हो सकता है? फ्यूचर के अंदर ये हो सकता है कि यूक्रेन के अंदर जंग लंबी हो जाए और आखिर जो है वो ये वाला नैरेटिव कमजोर पड़ जाए कि रशिया के साथ हमने लड़ना ही है और उनका जो सदर है उसे अपनी सीट छोड़नी पड़े। मे भी फ्यूचर में ये हो। उल्टा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पूरी दुनिया ही यूक्रेन के अंदर आ जाए और उधर मजीद जंग होना शुरू हो जाए और वो रशिया और यूक्रेन की जंग निकल के वर्ल्ड वॉर के अंदर चली जाए, अल्लाह ना करे, लेकिन ये भी हो सकता है। तो रिजीम को कमजोर कर सकता है रशिया, या हराने के बाद ये कोशिश कर सकता है कि मेरी मर्जी की रिजीम आएगी, यहाँ पे जेलेंस्की जो है वो नहीं आएंगे। ठीक है, दूसरी तरफ जो इनकी एरियाज हैं लुहांस्क और डोनेट्स्क, जहाँ डोनेस्टिक
जहाँ जो है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, तो रशिया ये मुतालबा कर सकता है कि मैं जंग तब खत्म करूंगा जब ये मेरा हिस्सा बन जाए, तो क्राइमिया की तरह ये वाले एरियाज भी रशिया का हिस्सा में भी बन जाए। ठीक है। तीसरा एक अहम काम जो रशिया ने किया है वो ये कर दिया कि यूरोप के अंदर रिफ्ट आ गई है। आपको पता है कि जर्मनी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, और एक और मुल्क है नीदरलैंड, वो भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अच्छा, फिर नॉर्ड स्ट्रीम 2 से फ्रांस को भी फायदा होगा। तो जब अमेरिका ये कहता है कि इसके ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं, तो यूरोप कहता है कि हमें जरा सोचने दो, हम ऐसे सोचे समझे बगैर ब्लाइंडली जो सैंक्शंस नहीं लगा सकते। तो ये चीज भी जो है ये सामने आने लग गई है। उसके बाद नॉर्ड स्ट्रीम का इशू तो डिस्कस हो गया कि ये गैस पाइपलाइन जो है मे बी बन जाए और यूक्रेन मुकम्मल तौर पे जो है वो साइडलाइन हो जाए, या मे बी कोई बड़ी जंग हो और ये वाली गैस पाइपलाइन कभी ना बन सके। और CISP सिस्टम जो है चाइना का, मे बी ये कामयाब होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि रशिया और चाइना भी दोस्त हैं, और चाइना ये कहे कि रशिया भाई आ जाओ हम ये वाला सिस्टम करते हैं, और चाइना ने जिन जिन मुल्कों के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उन्हें आके कहे कि चले भी अब आप CISP सिस्टम भी लॉन्च करें। ठीक है। तो इससे मे बी ऐसा हो कि वेस्ट का कंट्रोल कम हो जाए और चाइना और रशिया का कंट्रोल वर्ल्ड के ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाए। तो ये फ्यूचर के 4-5 एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप जितनी डिटेल में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, आप सारी चीजें अब आपको समझ में आ गई। ठीक है। तो ये हमारा टोटल लेक्चर था अब तक रशिया का और इसके चीजों का। दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कंट्री प्रोफाइल के अंदर हमने देखा कि रशिया के ऊपर यूक्रेन डिपेंडेंट है, और यूक्रेन के ऊपर रशिया डिपेंडेंट नहीं है। रशिया चाइना और जर्मनी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है। और चाइना और जर्मनी भी रशिया से बहुत कुछ लेते हैं, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलती रहती है, तो कभी भी जंग नहीं करेंगे आपस में। फिर मैप से हमने अंडरस्टैंड किया कि रशिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, और उसके इर्द गिर्द के जो मुल्क हैं उनके ऊपर वो अपना तसल्लुत कायम रखना चाहता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर हमने देखा कि कोल्ड वॉर के अंदर क्या हुआ था। कोल्ड वॉर के बाद जब यूक्रेन अलहदा मुल्क बना तो क्या हुआ, नेटो कहाँ से आ गई, नेटो के आने के बाद क्राइमिया कैसे एनेक्स हुआ। ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि अब जंग कैसे हुई। इकोनॉमी में हमने देखा कि जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 थी वो किस तरीके के साथ असर कर रही है यूक्रेन के फैसलों के ऊपर और रशिया के फैसलों के ऊपर, और यूरोप के अंदर रिफ्ट क्यों आ रही है, क्योंकि उन्हें उस गैस पाइपलाइन का फायदा नजर आ रहा है। ठीक है। सिक्योरिटी के अंदर हमने देखा कि वार्सा पैक्ट खत्म हो गया था लेकिन नेटो खत्म नहीं हुआ था, तो रशिया को एक सिक्योरिटी थ्रेट लगता है। तीसरी चीज हमने नेशनलिज्म देखी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देखी कि यूक्रेन के अंदर लोग चाहते हैं कि हम अच्छे हैं और हम अलग रहना चाहते हैं, रशिया कहता है कि नहीं वो हमारे हैं और हम साथ रखना चाहते हैं। ठीक है। अलाइड इशूज के अंदर सैंक्शंस हैं, ताइवान और पैलेस्टाइन के इशू है जो मे भी पूछा जाए, जब हम ये इश्यूज पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो इशू है इसका क्या डिटेल्स है, लेकिन अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि ये दो चीजें लिंक्ड है। और फ्यूचर प्रेडिक्शन के अंदर हमने देखा कि या तो वर्ल्ड वॉर बन जाएगी या फिर ये रिजीम कंट्रोल आ जाएगा और जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं वो साइड पे हो जाएंगी, मे बी स्विफ्ट की जगह और बैंकिंग सिस्टम आ जाए, और जो यूरोप है उसके अंदर रिफ्ट्स आ जाए और वो कहें कि रशिया के साथ हम दोस्ती करना चाहते हैं, हम अमेरिका के साथ नहीं मिलना चाहते। तो ये सारा जो है वो हमारा आज के लेक्चर की समरी थी, और आपने ये फैक्ट्स याद रखने हैं और जो है बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये ध्यान में रखनी है। पेपर में ये पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान ने क्यों नहीं साथ दिया रशिया का। ठीक है। लेकिन ये काफी सख्त क्वेश्चन है, शायद ना पूछा जाए, लेकिन अगर पूछा जाए तो इसमें यह है कि पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी अमेरिका के अगेंस्ट चल रहा है या अमेरिका से दूर हो रहा है, और पाकिस्तान को अलाइज चाहिए। पाकिस्तान ने ना तो रशिया का साथ दिया है ना यूक्रेन का, पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल रहा है ताकि कल को दोनों ऑप्शंस खुली रहें। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान का डायरेक्टली ये इशू नहीं है। फिर रशिया क्योंकि चाइना के साथ है और मे भी इनकी दोस्ती जो है वो पाकिस्तान के साथ मजीद हो जाए, तो पाकिस्तान ने ये वाली ऑप्शन भी ओपन रखी है। तो ये चीज़ें जो है ये आपको पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद यानी यूएस का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक का खराब होना और चाइना और रशिया का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक का बढ़ना जो है, इस वजह से पाकिस्तान ने किसी भी जंग को सपोर्ट नहीं कर रहा दोनों तरफ। ठीक है। अलबत्ता पाकिस्तान ने कुछ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर एड जरूर भेजी है यूक्रेन के अंदर, जो सारे मुल्क एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब बुरे हालात में होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ताल्लुकात। फिर और यही डायमेंशंस हैं कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। जब फ्यूचर पूछा जाएगा तो आपने इकोनॉमी का भी जिक्र करना, सिक्योरिटी का भी, नेशनलिज्म का भी, फिर बताना है कि ये कैसे कैसे फ्यूचर पे इम्पैक्ट हो। ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि इस सिनेरियो के ऊपर कमेंट करें, कमेंट के अंदर ये सारा लेक्चर आ जाएगा जो आपने अभी पढ़ा है। ठीक है।